Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we were doing chapter number unit number 11 P block elements. In P block elements we have completed group number 13 physical and general properties, chemical properties, reactivity, their reactivity we have discussed. So now we will do group number 14. Group number 14 की same as कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप नंबर 14 हैज रिलेटेड। बस आपने इसकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज ही करनी है। ओके, सो स्टार्ट ग्रुप नंबर 14। ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी कोडिंग है 6 सिग्गे शाने पंजाब। 6 सिग्गे शाने पंजाब। दिस इज कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, लेड। ओके, ग्रुप नंबर 14 है। अगर हम इसकी अक्रेंस डिस्कस करें तो कार्बन आपको पता है कि कार्बन आपका एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है 0.02%, आपका अर्थ क्रिस्ट में भी प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट 0.03%। सेम एज आपका सिलिकॉन भी जो है वो क्वांटिटी के बेसिस पे सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है जो सिलिकेट की फॉर्म में आपका अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी भी आपके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में। लेड है, इसका जो सोर्स है गैलेना है, पीबीएस। तो ये सारे आपके इनके ओर्स हैं जिससे ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। नाउ इनकी जनरल प्रॉपर्टीज वन बाय वन। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है इनका NS2 NP2। ओके, मीन्स p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल कार्बन एटॉमिक नंबर 6, तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। सिलिकॉन 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। ठीक है, सेम एज जर्मेनियम में 4p2, स्टेनस 5p2 एंड लेड 6p2। ओके, तो ये आपके एलिमेंट्स हैं और इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। जो आपके एलिमेंट्स हैं 6 सिग्गे शाने पंजाब, तो ये तो आपके एलिमेंट डिस्कवर थे। काफ़ी टाइम के बाद एक और एलिमेंट डिस्कवर किया गया जिसका एटॉमिक नंबर था 114, और आपको IUPAC जो नेमिंग है वो मैंने आपको चैप्टर 3 में कराई है इसकी। तो 1 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अन। 1 के लिए अगेन अन, 4 के लिए क्वाड एंड IUM। ठीक है, तो ये आपका लेड डिस्कवर्ड एलिमेंट है जो आपका लेड के नीचे है इसकी प्रेजेंस। ओके, और इसका सिंबल है UUQ। ठीक है, तो ये हो गए आपके एलिमेंट्स एंड उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ वी विल डिस्कस एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस जो है, अगर हम ग्रुप नंबर 14 को ग्रुप नंबर 13 सेकेंड फर्स्ट इनसे कंपेयर करें तो आपको पता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करती है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर? तो अगर मैं कंपेयर करूं इनकी एटॉमिक रेडियस, ग्रुप नंबर 14 की एटॉमिक रेडियस 1 से अल्कली मेटल से, अल्कलाइन अर्थ मेटल से, ग्रुप नंबर 13 से, तो इनके कंपैरिजन में 14 ग्रुप की एटॉमिक रेडियस विल बी स्मॉल। ठीक है, इन सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, साइज कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्लियर? अब हम अगर इनकी बात करें डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल। ठीक है, आपके नीचे जाने पे जैसे कार्बन में आपकी 2 सेल्स है,
सिलिकॉन में कितनी हो जाएंगे 3, जर्मेनियम में 4, 5, 6, तो एटॉमिक रेडियाई विल इंक्रीज। ओके, अब आप बोल सकते हो कि अगर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगी मतलब डाउन द ग्रुप आपकी चार्ज भी तो इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज, तो बेटा करता है चार्ज इंक्रीज, बट और भी तो फैक्टर्स है लाइक शील्डिंग इफेक्ट, नीचे जाने पे शील्डिंग इफेक्ट भी तो आपका इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन पे नहीं लग पाएगा। इनर इलेक्ट्रॉन क्या है, शील्डिंग इफेक्ट है क्या, रिड्यूस इन न्यूक्लियर चार्ज या रिडक्शन इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इनर सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो चार्ज को शील्ड कर देते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन पे उतना चार्ज नहीं लगता है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। बट वहाँ पर एक और फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है उतना आपका चार्ज नहीं लगेगा, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उतना नहीं होगा, इस वजह से डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगी। क्लियर? So next, that is ionization enthalpy. हाँ, वन थिंग मोर, जैसे आपने वहाँ पर किया हुआ था ना ग्रुप नंबर 13 में कि गैलियम है और लास्ट में इंडियम टू थैलियम है, उतना इंक्रीज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ से आपके डी इलेक्ट्रॉन की एंड एफ इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो जाती है, तो एटॉमिक रेडियाई कार्बन सिलिकॉन यहाँ तक सडनली इंक्रीज करती है, लेकिन फिर वो इंक्रीज यहाँ नहीं होता, वो इंक्रीज आपका यहाँ भी नहीं होता, ठीक है, मतलब बहुत स्लाइटली सा आपका इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बोलूँ कि स्टेनस की 140 है तो लेड की 146 पिकोमीटर है एटॉमिक रेडियस, ठीक है, क्लियर? तो देखो ये बहुत ही स्मॉल इंक्रीज है इन एटॉमिक रेडियस, जबकि आपके सेल्स तो इंक्रीज कर रही है, तो उसका रीज़न आप क्या लिखोगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर डी एंड एफ, यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर एफ इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, एंड यू नो वेरी वेल दैट शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीक होता है डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन का, तो जब भी डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो चार्ज को उतना शील्ड नहीं करते हैं और न्यूक्लियर चार्ज आउटर इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, और अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा तो साइज कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो स्टेनस से लेड में हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं कि इंक्रीज होगा उतना इंक्रीज नहीं होता है। क्लियर? तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ड्यू टू आपका प्रेजेंस ऑफ या इंटरवेनिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? जैसे आपका ये है कार्बन है, सिलिकॉन है, तो कार्बन की जो एटॉमिक रेडियस है ये 77 है और सिलिकॉन की है 118। अब आप देखो कितना इंक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज, ठीक है, और यहाँ पर मैं कह रही हूँ स्टेनस की 140 है और लेड की 146, क्या ये उतना इंक्रीज हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन एंड देयर पुअर शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर? ठीक है। So next property is ionization enthalpy, which is inversely proportional to atomic radii. Ionization enthalpy आपको पता ही है, the energy which is required to remove the outermost electron from an isolated gaseous atom to form a cation. ठीक है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए, और मैंने आपसे कहा था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियाई। ओके, सो जितनी ज़्यादा एटॉमिक रेडियाई होगी उतनी ही कम होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आपके अकॉर्डिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर जो होना चाहिए यही होना चाहिए, ठीक है, क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, और एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी आपकी, क्या होगी? आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाएगी। बट मैंने आपको अभी जस्ट बताया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन जितना इंक्रीज होना चाहिए लेड में उतना इंक्रीज नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है कि लेड की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक है, लेड की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो आपकी स्टेनस से ज़्यादा होती है,
ठीक है, तो उसका रीज़न आपने वही लिखना है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। उतना इंक्रीज नहीं होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगता है, इस वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफ़िकल्ट होता है। क्लियर? तो ये आपकी डिस्कस होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी हमें ये भी डिस्कस करनी है, ग्रुप नंबर 13 से भी कंपैरिजन करना है कि ग्रुप नंबर 13 से आयनाइजेशन एंथैल्पी का आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ज़्यादा होगी या कम होगी। तो एज यू ऑलरेडी नो दैट द साइज ऑफ ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स इज लेस देन ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट। अगर इनका साइज छोटा है देन व्हाट विल बी हैपन, आयनाइजेशन एनर्जी विल बी मोर। अगर साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो ग्रुप नंबर 14 की आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी ग्रुप नंबर 13 से ज़्यादा होगी। क्लियर? नाउ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन पे तो डिपेंड करता ही है, एटॉमिक रेडियाई पे डिपेंड करता है, शील्डिंग इफेक्ट पे डिपेंड करता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP2। ओके, और ग्रुप नंबर 13 का क्या था, NS2 NP1। नाउ टेल मी कि इन दोनों में से किसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, ग्रुप नंबर 13 में से या ग्रुप नंबर 14 में से, किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है? ये ग्रुप नंबर 13 है, ग्रुप नंबर 14 है। ठीक है, नेचुरली ये इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है। क्यों? ये निकल जाएगा तो एटलीस्ट एस ऑर्बिटल तो फिल है। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 14 की ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू ग्रुप नंबर 13, यू कैन सी। ठीक है, लेकिन अगर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, NS2, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, NP1। नाउ टेल मी किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, ऑब्वियस है इसमें से। क्लियर? तो यहाँ पर जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये आपकी ग्रुप नंबर 14 की नाउ कम होगी। तो ये चीज़ कंपैरिजन जरूर याद रखें क्यों, बिकॉज इसमें से जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलें। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो जस्ट फोकस ऑन एटॉमिक साइज, शील्डिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन तीनों से आयनाइजेशन एंथैल्पी का आंसर मिल जाएगा। क्लियर? ओके, सो नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता ही है कि जो आपके लेफ्ट साइड के एलिमेंट है दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जैसे जैसे हम आगे आते जाएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी, एंड राइट साइड के एलिमेंट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स जो हैं वो 13 एलिमेंट्स से आपकी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, बट नीचे जाने पर क्या होता है, नीचे जाने पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को। तो अगर एटॉमिक साइज छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, और यही अगर एटॉमिक साइज में बड़ा कर दूं तो फिर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट उतना नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो नेचुरली है डाउन द ग्रुप क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ग्रुप नंबर 14 की इट इज मोर देन ग्रुप नंबर 13, एंड डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लेड। अब आती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिविटी। तो आपको पता है कि पॉजिटिविटी डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे, जितना बड़ा एटॉमिक साइज होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही इजी होगा। और यही रीज़न है कि जब हम इन एलिमेंट्स को देखते हैं तो कार्बन एंड सिलिकॉन ये होते हैं नॉन मेटल। क्या होते हैं ये, नॉन मेटल। आपको मैंने बताया ही है कि इनके इलेक्ट्रॉन, जिनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होती है वो क्या होते हैं, नॉन मेटल। तो यहाँ पर जो कार्बन एंड सिलिकॉन है दे आर नॉन मेटल। जर्मेनियम क्या है, इट इज मेटलाइट्स, एंड स्टेनस एंड लेड क्या है, दीज आर
मेटल्स। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप एलिमेंट्स में जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डाउन एलिमेंट में। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, एंड डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज कर रही है। क्लियर? तो ये चीज आप क्लियर रखें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर है? मेटालिक कैरेक्टर क्लियर हो गया कि मेटालिक कैरेक्टर जो होगा डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। नाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी आपने एक बार 13 ग्रुप से ज़रूर कंपैरिजन करना है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो ग्रुप नंबर 14 का हमेशा ही ग्रुप नंबर 13 से ज़्यादा होगा। क्लियर? क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि इसमें जो ग्रुप नंबर 14 एलिमेंट्स हैं वो चाहे सॉलिड स्टेट में हो चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, उनके जो इंटर एटॉमिक जो फोर्सेस हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर साइज छोटा है, सपोज मैंने कार्बन ले रखा है, साइज छोटा है तो इनके आपस के जो बॉन्ड होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे। साइज बड़ा है तो वही बॉन्ड वीक होंगे, तो इनके फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ना ये एलिमेंट्स, तो इनके वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। दैट्स व्हाई इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। डाउन द ग्रुप वो फोर्सेस वीक होते जाते हैं, इसलिए आपका डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। आपको मैंने एस ब्लॉक में भी बताया, आपको मैंने पी ब्लॉक में भी बताया। ठीक है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके डिपेंड करते हैं उनके बीच के फोर्सेस पर कि उनकी फोर्सेस कितने स्ट्रॉन्ग है। अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो उस कंपाउंड को मेल्ट करना या बॉयल करना डिफ़िकल्ट है। अगर फोर्सेस वीक है तो उनको मेल्ट करना या बॉयल करना ईजी है। डाउन द ग्रुप वो फोर्सेस वीक होते जाते हैं, इस वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता जाएगा। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन जो है वो आप 10th में भी पढ़ चुके हो और आपको पता है कि कार्बन जो है +4 ऑक्सीडेशन मीन्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है? क्योंकि कार्बन के पास होते हैं 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो ये इसको लूज कर सकता है। क्यों नहीं लूज कर सकता? बिकॉज बहुत सारी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। रिक्वायर्ड हाई एनर्जी, बहुत ज़्यादा। मुझे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ती है, यहाँ तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ना ही ये गेन कर सकता है। क्यों नहीं गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन? क्योंकि होगा क्या, 6 एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन भी 6 होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। ठीक है, मीन्स न्यूक्लियस में चार्ज तो 4 है पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव चार्ज जो है वो 10 है। सो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन विद 6 प्रोटॉन। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना। सिक्स प्रोटॉन। तो यही रीज़न है कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और वहाँ पर आपकी कोवैलेंसी जो है, कार्बन आपको पता है कोवैलेंट 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +4 होती है।
सारे एलिमेंट्स की होती है, बट डाउन द ग्रुप जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है। मतलब कार्बन एंड सिलिकॉन दे ऑलवेज शो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट जर्मेनियम, स्टेनस, लेड दे प्रिफर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और उसका रीज़न क्या है? रीज़न है कि जब डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो ये जो s इलेक्ट्रॉन है, s इलेक्ट्रॉन दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ये आपका पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दे बिहेव एज इनर्ट पेयर और दिस इफेक्ट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हमें नहीं लूज करना है, हम स्टेबल है, तो सिर्फ अगर 2 इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2। तो डाउन द ग्रुप जो टेंडेंसी है वो +2 की इंक्रीज करती है एंड अप द ग्रुप +4 की टेंडेंसी, और इसका रीज़न है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों इनमें दिख रहा है, हमें 13 एंड 14 ग्रुप में ही क्यों दिख रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप में क्यों नहीं दिखा? तो उसका बेटा रीज़न है कि 13 एंड 14 ग्रुप यहीं पर आपके D एंड F इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है, और उनके वीक शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज प्रॉपर लगता है, S इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है और ईजिली उनको लूज नहीं होने देता, एंड दैट्स व्हाई दीज ग्रुप शो इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, क्लियर है? अब अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि कार्बन मतलब अगर हम ऊपर देखें तो कोवैलेंट जो है बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, एंड डाउन द ग्रुप ये टेंडेंसी चेंज होती जाती है आयनिक कंपाउंड्स में। तो जो नीचे वाले कंपाउंड्स हैं लाइक लेड है, स्टेनस है, तो दे विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड, एंड कार्बन, सिलिकॉन दे विल ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा वन थिंग मोर, रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज भी समझ लो बेटा। ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक है, +4, और ये +2 मोस्टली। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि जो ऊपर वाले कार्बन एंड सिलिकॉन है वो आपके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एंड डाउन द ग्रुप जो हैं वो आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, तो इनके पास तो पॉसिबिलिटी होती है कि 2 इलेक्ट्रॉन को ले लें एंड नहीं लूज कर दे, लूज कर दे, लाइक लेड है, लेड 2+ है, तो ये जब लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन 4+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके पास पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि +2 +4 दोनों शो करता है। हाँ, स्टेबल कौन सी होती है? +2। तो जब ये इस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये प्रोसेस आपकी है ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया? ठीक है, ऊपर कार्बन क्या है? +4 शो करते हैं, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? +4। ये +2 में कन्वर्ट तब होंगे जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका होता है रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्लियर हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का फंडा। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एंड केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ group number 14 elements. In next lecture we will discuss some reactivity of group number 14 elements towards air, halogen, water, acid, etc. So goodbye and have a nice day.